हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th का जो आज हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड हुआ है, इसका जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या इसके आपके आंसर्स होने वाले हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है बच्चों, पुरातात्विदों के अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें ये बताना है कौन सा सत्य नहीं है। पहला, ये पुरातात्विदों का एक ऐसा समूह होता है जो विशिष्ट शैली का होता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये कैसे भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक ही कालखंड से संबंधित होता है। ये अलग अलग, ये गलत है बच्चों, डी इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलग अलग सभ्यताओं संबंधित नहीं होता, एक ही सभ्यता से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि खालिस्तान बनना है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वेल्लालर जो है बच्चों, संगम साहित्य के हिसाब से वेल्लालर और अणिमई का सटीक हमें परिभाषा देनी है, तो क्या परिभाषा होगी। तो देखो, वेल्लालर जो होता है कहने का, इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो वेल्लालर होते हैं यानी जमींदार, और अणिमई का मतलब होता है क्या होता है, दास होता है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र किसका है, आपसे प्रश्न पूछ रखा है, तो आपको ये बताना है जो ये चित्र है बच्चों, ये किसका है। एक सातवाहन शासक और उनकी पत्नी का ये चित्र है। महाभारत के रचयिता कौन थे, आप सभी को पता है, ऋषि वेद व्यास थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, आराध्या सूत नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। देखो, इतना तो थोड़ा सेंस आप लगा सकते थे कि सूत नामक यानी सूत का मतलब किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक शाहजहाँ बेगम से संबंधित है। तो शाहजहाँ बेगम से संबंधित अगर पुस्तक के बारे में बात की जाए तो वो है ताज उल इकबाल। ठीक है, जो भोपाल की बेगमों द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट बच्चों, ये मिलान है, तो मिलान में मैं आपको लोगों को बता दूं, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है ना, जो ए राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अल बुरूनी के लेखन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी। इसमें बोल रखा है कौन सी विशेषता बच्चों नहीं थी। तो अल बिरूनी लेखन कला में अरबी भाषा का यूज़ करता, हाँ बिल्कुल करता था। उसने अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के रहने वाले सीमांत प्रांत के लोगों के लिए लिखी थी, हाँ बिल्कुल। उसे संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसे अरबी भाषा में अनुवाद की जानकारी थी, हाँ बिल्कुल थी। लेकिन उसे लेखन के लिए उसने फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग की भरमार, ये नहीं है बच्चों, तो यानी सी इसका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही बताया गया है। तो सूफीवाद के बारे में से बताना कौन सा सही है। तो पहला है, वह बढ़ते भौतिकतावाद के विरोध में तप और रहस्यवाद की मोड़ थे, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या करी थी, बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो क्या था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी बना था, हाँ बिल्कुल बना था, आया भी था। शेख निजामुद्दीन चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो दिल्ली में है। पहला तो ये गलत है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है बच्चों, वो भौतिकता, यानी ये भी मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो इसका होना चाहिए पहला, दूसरा, सॉरी ये रहा, यानी ए इसका आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को मतलब संयुक्त रूप से विजय का भवन किसने कहा है। तो विजय का भवन कहा है डोमिंगो पेस ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में कथन और कारण दे रखा है, तो इसमें कथन और कारण में अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था, हाँ बिल्कुल होता था। जैसे कि इनमें से ऐसे कुछ थे जिसमें देवताओं की मूर्ति, संगीत, नृत्य, नाटक, ये सारे कार्य होते थे, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वन से था। तो कृष्णदेव राय का जो संबंध था वो था आपका तुलु वन से था। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, तो मिलान में आप लोगों का बच्चों डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल में जमींदार लोहार और बढ़ई और सोनारों को क्या होता था, मतलब सोनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नगदी देते थे, तो इसे जजमानी प्रथा कहते थे। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि भूमि, जैसे काल के अनुसार लिखना है, तो भूमि का स्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लागू किया गया था। तो ठीक है, 1793 में इसे लागू किया गया था। ठीक है ना, 1793 में इसे लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी, मतलब इसके हिसाब से आप एक बार देख लेना, ए मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन देख लेना आप। नेक्स्ट है बच्चों की डैश मुगल राज्य की एक प्रशासनिक उपशाखा थी, तो वो क्या थी बच्चों, परंगना कहा जाता था। ठीक है। अवध रियासत की औपचारिक रूप से ब्रिटिश राज में
जो मिलाया गया था वो कब मिलाया गया था, तो 1856 में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। झांसी सतारा को अंग्रेजी राज में किस आधार पर मिलाया गया था, तो बच्चों इसका तो मुझे वह पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका उपयोग सभी होना चाहिए, ठीक है मेरे ख्याल से। बाकी आप देख लीजिएगा, जब आंसर की आएगी तो देख लेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन अनुरोध भारतीय राजनीति के संबंध में निसंदेह कपट से मुक्त था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इसकी पुष्टि करता है ना, कपट से मुक्त था। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो गांधी जी गरीब किसानों की सहानुभूति रखते थे, हाँ बिल्कुल। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया था, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वस्त्रों के साधारण लोगों की पहचान दिखाई थी, ठीक है। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। इसके बारे में और ये है कि एक और क्वेश्चन है मिलान का है बच्चों, निम्नलिखित घटनाओं काल अनुसार हमें बताना है। तो जैसे अगर बात की भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था, तो भारत छोड़ो 1942 में चलाया गया था, दांडी मार्च 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण 1917 में। तो इस हिसाब से 20 मतलब है आपका जो है बी आंसर इसका बिल्कुल राइट, नहीं सॉरी बी नहीं बच्चों, जैसे कि आपका फोर्थ आना चाहिए, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, तो ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, यानी इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था, शहरी केंद्रों का विकास था, भवनों को दो भागों में विभाजित होना, दुर्ग और निचला शहर, गृह निर्माणकारी चबूतरे पर समान आकार की ईंटों का प्रयोग, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान किससे करते हैं बच्चों, कूड़ा करकट जो होता था वो शिल्प उत्पादन केंद्र का सबसे अच्छे संकेतकों में से एक होता था, क्योंकि बड़े पत्थरों को अगर काटा जाता तो छोटे पत्थरों को या मूर्ति कोई बनाई जाती थी तो छोटे पत्थरों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। तो ये जानकारी का एक अच्छा स्रोत मान सकते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब और किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी, तो वी.एस. सुथांकर के नेतृत्व में ये परियोजना चालू की गई थी। इसमें संस्कृत की पांडुलिपियों को भारत के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करना था और उनमें समानता देखने की कोशिश करनी थी। इस पूरी परियोजना को पूरा होने में 47 साल लगे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 13,000 पृष्ठों में क्या था बच्चों, डिवाइड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई शक्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सूफीवाद का विकास हुआ था। तो मतलब इनमें खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करें, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना थे, जो कहीं ना कहीं बाइजेंटाइन साम्राज्य में खिलाफत जो शासक थे ना उनके विरुद्ध थे, खिलाफत मतलब खलीफा के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है, अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी अपने समय का एक अनोखा दस्तावेज था। तो इसमें आईने अकबरी के बारे में बताना है कि आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज है, इसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, ये 5 जिल्दों में बटा हुआ है। इसमें सिपा आबादी, मंजिल आबादी है ना, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है सहायक संधि, तो आप सभी को पता है सहायक संधि जो थी ना वो लॉर्ड वेलेंचली द्वारा तैयार की गई थी, जिसे सबसे पहले अवध पर लागू किया गया था। इसमें सहयोगी पक्ष को क्या करना था, मतलब जो सहयोगी पक्ष था ना, है ना, उसको मतलब सहयोगी पक्ष में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी हमेशा तैनात रहेगी। इसका रख रखाव जो ये सहयोगी पक्ष करेगा, और सहयोगी पक्ष ना अंग्रेजों की बिना अनुमति के ना ही कोई युद्ध लड़ सकता है और ना ही किसी से संधि कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि 1857 के ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी थी, तो यानी उसके सैनिक जो इसके अंदर क्या किया गया था, उनकी टुकड़ियां ध्वस्त कर दी गई थी, है ना, न्यायिक अधिकार छीन लिए गए, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था, एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया था और उनका ज़मीन से मालिकाना हक छीन लिया गया था। तो ये है इस तरीके से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में कैसे प्रभावित किया। तो इसमें बता देना असहयोग आंदोलन के कारण, जैसे कि क्या कारण था, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इसके कार्यक्रम बता देने कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, विद्या और मतलब वकीलों ने वकालत छोड़ दी, है ना, किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते थे आप। नेक्स्ट है आपका 28वां क्वेश्चन है 8 नंबर के, इतिहासकार मूर्ति कला के अर्थ को समझने के लिए इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं। सांची की मूर्ति कला के संदर्भ में बताना, तो आपको सांची के स्तूप की मूर्ति कला के बारे में बता देना है कि मूर्ति कला के बारे में अगर बताइएगा तो पहले बता दीजिए कि स्तूप क्या होता था। एक गोलार्ध और मिट्टी के टीले से था, जहाँ कहीं गाड़ दिया जाता था उस पर एक वो बना दिया जाता था, स्तूप बना दिया जाता था, है ना। और हर्मिका से मस्तूल निकलते थे, जस्टी कहते थे। सांची के स्तूप के आसपास में क्या होती, वेदिकाएं होती थी, जिस पवित्र स्थान को स्थानीय से दूर मतलब अलग रखती थी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसमें जैसे कि चक्र सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक है ना, रिक्त स्थान महात्मा बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। इस तरीके से आपको बताना था स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वही चीज़ें हैं। विजयनगर के प्रशासन में नायक तथा अमरनायक की भूमिका, तो बता दो नायक क्या होते हैं, जो सेना के प्रमुख होते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, ये आमतौर पर घुमक्कड़ होते थे। कई बार किसान क्या होते थे, इनके साथ उपजाऊ भूमि की तलाश में इनके साथ जाया करते थे। नायक कहीं ना कहीं राजा का भाग्य निर्धारित करते थे,
है ना। अमर नायक क्या थे, दिल्ली की एकता प्रणाली से ली गई थी। ये विजयनगर की साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी, है ना। इसे दिल्ली की एकता प्रणाली से लिया गया था। इनको राय द्वारा एक भू क्षेत्र दिया जाता था, उस पर ये लोग क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा किया करते थे, शिल्पकारों से, किसानों, तो इस तरीके से बोलना है। नेक्स्ट है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में चौंकाने वाला तथ्य 2, जल संपदा और किलेबंदी आती थी। जल संपदा के आपको बता देना कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या था, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक जलकुंड था। ठीक है, विजयनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो किससे, मतलब एक तरीके से ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरे थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के हौज और बांध बनाए गए थे, है ना। यहीं से सबसे बड़ा बांध कौन सा था, एक जलाशय था जिसका नाम था कमलपुरम जलाशय, और एक नहर था जो हिरिया नहर था, जो संगम वंश के शासकों ने बनवाया था, है ना। किलेबंदी आप बता सकते हो, अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की 7 पंक्तियों का वर्णन किया है ना। इस तरीके से संविधान सभा में हुई जनमत से प्रभावित था, मतलब संविधान सभा में क्या था, जो संविधान सभा बनाई गई थी ना, वो कहीं ना कहीं लोगों से प्रभावित था, है ना, कि इसमें बहुत सारे लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग। आपको इससे बता देना किस तरीके से संविधान इसमें बना था। संविधान ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया, आप सभी को पता है कि आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। यानी संघ सूची में 97 विषय आते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, है ना, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। ये पैसेज था प्रभावती गुप्त के बारे में, ये अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना। एक इसके अंदर है अग्रहार, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान को अग्रहार कहते हैं। भूमि दान पाने वाले व्यक्ति कौन थे, ब्राह्मण थे, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट इब्न बतूता द्वारा 2 प्रकार की डाक प्रणाली के बारे में बताया गया, अश्व डाक प्रणाली और पैदल डाक प्रणाली, जिसे उल्लुक और दावा कहा जाता है। कौन सी डाक व्यवस्था अधिक तीव्र मानी जाती थी, तो अश्व डाक प्रणाली काफ़ी ज़्यादा तीव्र मानी जाती थी। डाक व्यवस्था संचार का एक अनूठा माध्यम था, हाँ बिल्कुल था। इसमें क्या होता, अश्व डाक प्रणाली में प्रत्येक 4 मील बाद क्या होता था, एक अश्व खड़ा होता था, है ना। तो इस तरीके से चरखा का था एक टॉपिक है इसके अंदर बच्चों। गांधी जी के मशीन के कार्य को एवं श्रम के महत्व को क्या विचार था, तो ये पैसेज तो आसान है। नेक्स्ट है नागेश्वर। अगर मैप के बारे में देखा जाए तो इसमें नागेश्वर, तो नागेश्वर कहाँ है, तो मैप में नागेश्वर जो आप देख सकते हैं वो ये रहा, गुजरात में दिख रहा है आपको, ये रहा नागेश्वर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर है कि सांची कहाँ है, सांची, है ना, सांची बौद्ध स्थल। तो सांची कहाँ है, तो सांची बच्चों ये रहा मध्य प्रदेश में, कहाँ है, सांची है, ये रहा मध्य प्रदेश में, क्या है, सांची, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आगरा, मुगलों के अधीन एक क्षेत्र। आगरा कहाँ है, तो बच्चों आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये रहा आगरा, ठीक है। और फिर इसमें बोल रखा है दिए गए रेखा मानचित्र में ए बी को अंकित कीजिए और बताइए कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताना है, कौन कौन से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्षेत्र जैसे कहाँ हो गए, ये वाला तो मुझे ये वाला लखनऊ लग रहा है, ठीक है, लखनऊ जो समझौता हुआ था, है ना। और ये एक जो क्षेत्र है मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कुछ इस टाइप से, जब आंसर की आएगी तभी पूरा पता लगेगा, लेकिन अभी जितनी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।